नमस्कार। हम ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की तरफ से सोशल एजुकेशनल लंगर के तहत मिनर्वा इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। मिनर्वा इंस्टीट्यूट देहरादून के सुद्धोवाला क्षेत्र में स्थित है। आइए आज हम इस कॉलेज की विशेषताओं आपको बताते हैं। यह मिनर्वा इंस्टीट्यूट का रिसेप्शन एरिया है। यह कॉलेज की विशेषताओं में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सोशल सर्विस में भी विश्वास रखता है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज किए जाते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, फाइन आर्ट्स, BBA, BCA, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ। सबसे पहले इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सर से मिलवाने ले चलते हैं। कॉलेज के फाउंडिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर PK जैन से अब कुछ वार्तालाप करते हैं। सर, मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सन 2011-12 में शुरुआत की गई थी देवभूमि एजुकेशन सोसाइटी के एज ए यूनिट के लिए। तब से बहुत सारे पड़ाव से गुजरे हैं। उसमें यहाँ के जो उत्तराखंड के नियर बाई स्टेट, पंजाब, हरियाणा, इनके स्टूडेंट के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए गए, जो कि उनके प्लेसमेंट में बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्स से अलग किए गए और समय समय पर बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी कॉलेज कराता रहता है। हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, नर्सिंग, मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं और समय समय पर हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जिससे करीब 400-500 जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और वो बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं आज की तारीख में। स्किल डेवलपमेंट के लिए फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन में हमने वर्क किया था और सोशल वर्क में हमने स्वच्छता अभियान में उत्तरकाशी में करीब 150 मीटर लंबी और 8 मीटर ऊंचाई की वॉल पर पूरा आर्ट वर्क किया था हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी द्वारा। ऐसी हरिद्वार रेलवे स्टेशन के स्टेयर्स पे किया गया, सहारनपुर के पुलिस स्टेशन में किया गया, देहरादून के रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के ऊपर किया गया, जो कि पूरी उत्तराखंड की संस्कृति को डिपिक्ट करती हैं। अब आने वाले टाइम में इसमें हम जैसे आज के सीन को देखते हुए फार्मेसी, नर्सिंग और पैरामेडिकल्स में कुछ कोर्सेज स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जिससे बच्चों का प्लेसमेंट हो और हमारा जोर जो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, रूरल के स्टूडेंट्स हैं, उन पे फोकस। तो आइए अब हम आपको कॉलेज के टूर पर ले चलते हैं। चलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में। सर, हमें कुछ फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और आप बच्चों को किस तरह जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज प्रकाश बैनेफर है और मैं इस फैशन डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ।
और फैशन डिज़ाइनिंग एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जो कि बच्चों को गुणी बनाता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फील्ड से हो। और जो है ये समाज और के लिए कल्याण करता है। बेसिकली जो है स्टूडेंट्स जो है अलग अलग जो है जगहों से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और बेसिकली हमारा जो कोर्स है बच्चों को स्किल्ड करता है। उनकी जो सिलाई कढ़ाई और जो भी अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक्स जिन्हें बोला जाता है हमें फ़ैशन की, और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ सीख लेते हैं हमारे यहाँ से तो उसके बाद जो है वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, या फिर NGOs हो गए जो कि अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, और वहाँ पर बच्चे आगे अपने जो भी लोग होते हैं उन्हें सिखाते हैं इस चीज़ को, उन्हें स्किल्ड कराते हैं इस चीज़ के बारे में। और जैसे कि हमारा एक प्रोसेस है टाई एंड डाई, जिसमें आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं लगे हुए हैं, जो कि अलग अलग तरीके से बच्चों को दिखाया जाता है और सिखाया जाता है। जैसे एम्ब्रॉयडरीज़ हो गई, जो कि अलग अलग तरीके से एम्ब्रॉयडरीज़ किस प्रकार से हैं वो सिखाई जाती हैं बच्चों को। और स्टिचिंग एंड कटिंग का जो हमारा मेन जो इसमें हमारा जो होता है पैटर्न मेकिंग से हम शुरुआत करते हैं मेज़रमेंट्स लेकर के, और बच्चे जो है ये आप देख सकते हैं कि बच्चे इस तरीके से अपने गारमेंट्स को तैयार करते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बेसिकली। तो आइए मैं आपको अपनी दूसरी लैब में लेकर जाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा गारमेंट कंस्ट्रक्शन आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, पहले पार्ट में दिखाया था। अभी जो है ये ड्रेपिंग की क्लास है, जिसमें कि फ़ैशन ड्रेपिंग है, जिसमें कि अलग अलग साइज़ेस के ड्रेस फॉर्म्स पे हम जो है वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ मसलिन। तो ये एक पैटर्न मेकिंग का ही पार्ट है, जो कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है जिसे बोला जाता है। और इसकी मदद से हम जो है अलग अलग साइज़ेस के ऊपर ड्रेप करते हैं मसलिन की हेल्प से। मसलिन एक तरीके का कपड़ा होता है, ताकि जो आने वाले जो ड्रेस फॉर्म्स होते हैं या फिर जो साइज़ेस होते हैं उनके अलग अलग स्टाइल लाइंस को हम समझ सकें और अलग अलग साइज़ेस के ऊपर हम गारमेंट ड्रेप कर सकें। और जो बच्चा जो है अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स के ऊपर वर्क कर सके, जैसे कि आप ये प्रिंटेड फैब्रिक दे सकते हैं जो कि शिफॉन का फैब्रिक है, और किस तरीके से गारमेंट के स्टाइल लाइंस हैं, उसे क्या बोलते हैं। तो ये बच्चों को बेसिक चीज़ें हम सिखाया जाता है यहाँ पर। और क्या क्या थीम, बेसिकली ये हम देख रहे हैं जो ये गारमेंट जो है हमारे थीम वर्क पे बेस्ड हैं, जो कि ओशन थीम लिया है एक स्टूडेंट ने। फाइनल ईयर के गारमेंट्स हैं ये, और बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर, जो कि ये स्वीट हार्ट लाइक नेकलाइन वगैरह। तो जो कि हम बेसिक ही बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर से हम स्किल डेवलप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मिनर्वा इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ये जो है बच्चों को सिर्फ यहाँ पे एडमिशन ही नहीं देता, बल्कि उन्हें एक स्किल प्रोग्राम्स के बेस पे उन्हें आगे बढ़ाता है, सो दैट जो है वो आगे आने वाली जनरेशन हो, या फिर आप जब ये अपना कोर्स ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद वो कहीं पर भी जा कर के उसे आगे बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हमारे जो कोर्स की जो फ़ीस है वो बहुत मिनिमम फ़ीस है। बच्चों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि अगर आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप आगे जाके आप जो है और भी बच्चों को जो है प्रोवोक कर सकते हैं उस कोर्स में आने के लिए और उन स्किल डेवलप करने के लिए। तो आपने देखा कि फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट किस तरह गर्ल एजुकेशन और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। तो अब हम ले आए हैं आपको एनिमेशन डिपार्टमेंट में और एनिमेशन की लैब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ने किस तरह अलग अलग प्रिंट मशीन से प्रिंट्स निकाले हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्रोमा लैब भी है। आइए क्रोमा लैब की तरफ। ये है हमारी क्रोमा लैब, और इसकी विशेषताओं के बारे में हम HOD सर से जानते हैं। सर, ये क्रोमा लैब किस लिए यूज़ होती है और हम इससे बच्चों को क्या लाभ पहुँचा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ एनिमेशन डिपार्टमेंट में। और जैसा कि आपने पूछा कि क्रोमा स्टूडियो का क्या यूज है, तो क्रोमा स्टूडियो हमारे पास जो क्रोमा स्टूडियो सेटअप है, इसका यूज हम VFX के यूज़ करते हैं। VFX पार्ट जो होता है एनिमेशन का, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन हमारे क्रोमा स्टूडियो में सेटअप किए जाते हैं। ये इसलिए सेटअप किए जाते हैं कि ये
जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं इस कलर को इजीली रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इसके पीछे जो बैकग्राउंड लगाना चाहे हो आप उसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से जो यहाँ पे हम शूट करते हैं तो उसमें ये पर्दा आता है पीछे। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इस पर्दे को सॉफ्टवेयर के थ्रू रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे अकॉर्डिंग जो आपको जिस हिसाब का शूट चाहिए उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड सेट कर देते हैं। तो ये उस पर्पज़ के लिए काम आता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ मूवी जो बनती है उसमें VFX का यूज़ रहता ही रहता है। तो जैसे बाहुबली उसके आप मान के चलिए कि 75% सीन सारे ये क्रोमा स्टूडियो के आगे ही फिल्माए गए थे। वहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड या ग्रीन बैकग्राउंड के आगे शूट किया गया था। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आप उसका 3D सेट बना दीजिए या फिर कोई रियल बैकग्राउंड जो आपका कहीं किसी सीनरी का बैकग्राउंड है उसको आप पुट कर दीजिए। तो ऐसा लगता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो किस ऐसी जगह गया हुआ है, ना कि वो स्टूडियो में शो होता है। तो पर इसका पर्पज़ यही है कि ये VFX के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में हमारे पर्वत पटेल सर जो प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट को देखते हैं वो इस बारे में ब्रीफ करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले जो है बेसिक स्केचिंग वगैरह सिखाई जाती है। उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को स्टोरी बोर्डिंग वगैरह सिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है। ये स्टोरी बोर्डिंग से क्या होता है कि सबसे पहले एक आइडिया होता है बच्चे के पास, और बच्चा जब स्टोरी बोर्डिंग करता है तो उसके बाद उसका जो आइडिया होता है वो सही तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद उसमें कलरिंग करते हैं। कलरिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, ये जो मशीन यहाँ पे है इसके ऊपर वो क्या करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करते हैं। और इसको फिर हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज फॉर्म में डिजिटली शो करते हैं, जिसको हम लाइन टेस्ट कहते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि ये जितना भी वर्क यहाँ पे लगा हुआ है ये बच्चों का इलस्ट्रेशन का वर्क है। इसमें क्या होता है कि कुछ ड्राइंग जो यहाँ पे है वो उन्होंने मैनुअली करी हुई है, और कुछ ड्राइंग जो है वो इलस्ट्रेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो वर्क करते हैं, जिसमें वो अपनी ड्राइंग को डिजिटली बनाते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये हमारे पास स्लाइड बॉक्स है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इसके नीचे बल्ब जलाते हैं और यहाँ पे A4 शीट रखते हैं। A4 शीट से पहले हम जो चीज़ ट्रेस करना चाह रहे हैं उस पिक को इस पर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो आउटलाइन उसकी ट्रेस होती है और उसके बाद हम इजीली वो जो इमेज है उसको ट्रेस कर पाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो हम क्या करते हैं कि आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे हॉलीवुड मूवी देखी होंगी, और आजकल बॉलीवुड मूवी में भी ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चला है। तो उसमें क्या करते हैं, हम सेट डिज़ाइनिंग करते हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइनिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, सारा का सारा जो वर्क होता है वो ग्रीन स्क्रीन के ऊपर होता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें आर्टिफिशियल क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट ने ये वाला वर्क किया हुआ है, ये जो होता है बना के हम इसे ग्रीन स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और उसके बाद जैसे इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं हमारे इधर पे डिज़ाइन करवाए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम स्टूडेंट को क्या करते हैं, इस तरह का ब्रीफ भी सिखाते हैं, जिसमें वो क्या है कि जो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है VFX का, ग्रीन स्क्रीन का, उस पर वो इसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इसको वो VFX के थ्रू काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकता है। अब जैसे हम यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये जो इस तरह की बिल्डिंग है हमारी, ये वाली, ये हमारे स्टूडेंट ने क्या है कि अपना एक प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है। इस बिल्डिंग को हम क्या कर सकते हैं, कहीं जगह पे ग्रीन स्क्रीन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जब ये 3D के साथ कंपोजिट होके आएगा तो फिर ये क्या है, बिल्कुल एकदम नेचुरल फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट वर्क भी हम अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में करवाते हैं। तो अब हम आपको ले आए हैं एनिमेशन डिपार्टमेंट में। सर हमें बताएं कि एनिमेशन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और बच्चों के आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। मेरा नाम सुनील रावत है, मैं एनिमेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि एनिमेशन में क्या क्या होता है और क्या क्या संभावना है। तो एनिमेशन जो पार्ट बना हुआ है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है 2D एनिमेशन, एक है 3D एनिमेशन। तो 2D एनिमेशन में अलग अलग सेगमेंट चलते हैं और 3D एनिमेशन में अलग अलग सेगमेंट चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 2D एनिमेशन की और उसमें जॉब संभावनाएं क्या क्या हैं, फिर हम बात करेंगे 3D एनिमेशन की। तो हम शुरुआत करते हैं 2D एनिमेशन से। 2D एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप ड्राइंग एंड स्केचिंग का वाला पार्ट कवर करते हैं, तो जिसमें हम बच्चों को ड्राइंग एंड स्केचिंग के स्किल्स सिखाते हैं। देन उसके बाद उसी पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस होते हैं।
उसमें फ़ोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है, वो हम सिखाते हैं। तो जिससे बच्चे जो मैनुअली ड्राइंग करते हैं उसको डिजिटल मोड पे भी क्रिएट कर पाएँ। जैसे आपके सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर जिनकी बात मैंने की, उनसे एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं बाद में। और इसके बाद जस्ट मैं थोड़ा सा और इसको आगे ले जाता हूँ तो हमारे पास आता है वीडियो एडिटिंग और ऑडियो एडिटिंग। ठीक है, ये एडिटिंग के पार्ट है जहाँ पे हम बच्चों को वीडियो एडिटिंग के स्किल्स सिखाते हैं। और फिर इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है 3D सेगमेंट। तो 3D सेगमेंट में हमारे पास है 3ds Max और 3D Maya जो इंडस्ट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। और 3ds Max के थ्रू हम क्या करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें उसमें कवर करवाते हैं। और 3D Maya सेम सॉफ्टवेयर टूल्स एक ही कंपनी के हैं, ये एडोबे ऑटोडेस्क के हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो हम आर्किटेक्चर वाला काम 3ds Max में अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो माया में थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। और माया में हम कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें माया में भी कर सकते हैं। अब स्टेप क्या आता है इसमें कि क्या क्या शुरुआत होती है। तो शुरुआत का प्रोसेस इसमें है 3D में कि 3D मॉडलिंग, जहाँ पे हम मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बनता है कि 3D मॉडलर, एक जो मॉडल करेगा उसकी एक अलग प्रोफाइल बन जाती है जॉब की, एज ए मॉडलर उसको जॉब मिल जाती है। देन उसके बाद जॉब की बात उसकी बात से, मैं मॉडलिंग की बात से थोड़ा सा हटके अब आता हूँ नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसमें। वो होता है टेक्सचरिंग वाला पार्ट। टेक्सचर मतलब आपने जो मॉडल बनाया है उसको कैसा लुक देना है, क्या कलर उसका होना चाहिए, वो टेक्सचरिंग आर्टिस्ट करते हैं। तो जब आप टेक्सचर वाला पार्ट सीखते हो तो एज ए टेक्सचर आर्टिस्ट आप जॉब प्राप्त कर लेते हो। देन नेक्स्ट आता है इसमें रिगिंग। रिगिंग प्रोसेस होता है कि सपोज आपने कोई कैरेक्टर बनाया, ठीक है, कैरेक्टर बनाया तो उसमें बोन्स डालने होते हैं। बोन्स जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर जो बोन सेटअप है, ऐसे ही हमें बोन सेटअप करना होता है। तो जो वो आर्टिस्ट जो बोन सेटअप कर रहा है उसको रिगर आर्टिस्ट बोलते हैं। तो एक जॉब प्रोफाइल उसका भी बन जाता है रिगिंग का। देन एक और आर्टिस्ट उसमें ऐड होता है जो लाइटिंग, जो लाइट का वो सोर्स सीन में क्रिएट करता है, वो लाइटिंग आर्टिस्ट कहलाता है। तो एक प्रोफाइल लाइटिंग आर्टिस्ट की बन जाती है। और देन इसके बाद जब आपने मॉडलिंग कर ली, टेक्सचरिंग कर ली, रिगिंग कर लिया, लाइट सेटअप पूरा कर लिया, देन लास्ट में कैरेक्टर को मूवमेंट देना, जो मूवमेंट देता है वो एनिमेटर कहलाता है। तो एनिमेटर जब सारी चीज़ें हो गई हैं उसके बाद कैरेक्टर को मूव कराना, जो भी चीज़ें आप उसमें एक्टिविटी कराना चाहते हो, जो करता है उसे एज ए एनिमेटर हम डिस्क्राइब करते हैं। तो एज ए एनिमेटर की जॉब वो प्राप्त कर सकता है 3D एनिमेटर के तौर पे। ठीक है, और इसके बाद एक और जॉब प्रोफाइल आती है VFX आर्टिस्ट की। VFX आर्टिस्ट ये जिसको वीडियो एडिटिंग या डिजिटली कंपोजिशन का कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, वो VFX आर्टिस्ट बन जाता है। और मैं थोड़ा सा अपने सिस्टम पे थोड़ा सा वर्क शो कराना चाहूँगा, क्योंकि ये जितना भी वर्क होता है 3D का, ये मोस्टली डिजिटली फॉर्म में क्रिएट होता है। 3ds Max में क्रिएट किया हुआ आउटपुट, इसको जो पार्ट मैंने बताया था इंटीरियर डिज़ाइनिंग और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, ये उसके थ्रू कंप्लीट होता है। ये है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पार्ट। यहाँ पे मैंने बात की थी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की, तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है, आपका बाइक मॉडलिंग हो या मोबाइल फ़ोन मॉडलिंग हो, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मॉडलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए गए हैं 3ds Max और माया में। यहाँ पे ये बोतल बनाया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वायर फ्रेम मोड पे यहाँ पे आपको शो कराने के लिए कि इसको 3D में बनाया हुआ है, और उसका फाइनल आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग बर्गर। तो ये जो बीच का पार्ट दिखाया गया है ग्रे स्केल मोड पे, ये है मॉडल, किस तरीके से मॉडल किया हुआ है। देन उसके बाद जो मैंने डिस्क्राइब किए थे, उसके बाद टेक्सचर है, किस तरीके का कलर टोन होना चाहिए, टेक्सचर किस तरीके का होना चाहिए, टेक्सचर आर्टिस्ट का काम होता है। देन एक और चीज़ बताई थी मैंने आपको, लाइटिंग। इस पूरे सीन में जो लाइट आप देख पा रहे हैं, ये सारी प्रोसेस उसी प्रोसेस से गुजरा हुआ है, और देन उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया हुआ है। ये है कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की बात की थी हमने, तो ये कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है। ये एक कंपोजिशन है, कंपोजिशन सेटअप। इसमें ये पूरा मॉडल किया हुआ है 3ds Max में। यहाँ पे क्वाड पट कैरेक्टर, क्वाड पट जिसको बोलते हैं 4 लेग कैरेक्टर,
इसमें एनिमल्स जो आए हैं वो उसको किस तरीके से हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे शो कराया हुआ है। इस साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तो तीनों प्रपोर्शन से हम इसको चेक करते हैं कि इसका प्रपोर्शन पार्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये है एक्सटीरियर डिजाइनिंग, ये भी सेम चीज़ है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। यहाँ पे ग्रे स्केल मोड पे आपको जैसे दिख रहा है कि ये ग्रे स्केल मोड पे मॉडलिंग की हुई है। उसके बाद इसको टेक्सचर किस तरीके का देना है, शेड किस तरीके का देना है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो आप DSLR कैमरे से इसको ब्लर करते हैं, बैक साइड का जेट डेप्थ देते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो जाता है। ये सारे आउटपुट, ये शू मॉडलिंग, मोबाइल फ़ोन मॉडलिंग, इंटीरियर प्रोडक्ट मॉडलिंग, ये सारा 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्रिएट किए हुए हैं। इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से हम समाज को इस कोर्स को करके अपना योगदान दे रहे हैं। पहली चीज़ जो हमारा कॉलेज है, सबसे अच्छी चीज़ है कि फ़ीस क्राइटेरिया बहुत मिनिमम रखा हुआ है, कोई भी इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है। और हमारा यही मोटिव होता है कि उन लोगों तक भी एजुकेशन पहुँचे जो एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते अपने फाइनेंस की वजह से, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो इतना हाई पे करे किसी कॉलेज को या किसी संस्थान को। जबकि हमारे कॉलेज ने मिनिमम फ़ीस रेंज रखी हुई है जिससे ईजिली कोई भी बच्चा कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। ये है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लैब। यहाँ पे जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है, हमने जो सॉफ्टवेयर हम इनमें रन कराते हैं, फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, 3 सॉफ्टवेयर, तो इनके थ्रू हम स्टूडेंट को यहाँ पे वर्क कराते हैं। इस साइड सारे हमने जो 2D डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे इधर रखे हुए हैं। बाकी जिसका मैंने ब्रीफ पहले कर दिया है, वहाँ पे हमारा 3D लैब है, उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम लगे हुए हैं। तो अब हम ले आए हैं आपको मिनर्वा इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में। यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पास रीडिंग एरिया है बहुत ज़्यादा और स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। यहाँ पर हमारा नर्सिंग का लाइब्रेरी है। यहाँ नर्सिंग की बुक्स रखी गई हैं सारी। मिनर्वा इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है जो बच्चों को नीडी होते हैं। तो आइए अब हम आपको ले आए हैं मिनर्वा इंस्टीट्यूट की फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। आइए। तो अब हम मिलते हैं फाइन आर्ट्स के HOD सर से। सर हमें ये बताएं कि यहाँ पर बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाता है और ये जॉब्स से कैसे कितने उन्हें मिलती हैं। हमारे यहाँ बेसिकली 2 कोर्स रन किए जाते हैं फाइन आर्ट में, एक अप्लाइड और एक पेंटिंग। ये दोनों स्ट्रीम हमारे फाइन आर्ट से रिलेटेड हैं।
अगर देखा जाए तो फाइन आर्ट में वैसे 4 स्ट्रीम होती हैं, 4 डिसिप्लिन होती हैं, अप्लाइड, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स। हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम रन की जाती हैं, अप्लाइड और पेंटिंग। इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम है, क्योंकि करंट में अगर आप देखें तो सभी जगह क्रिएटिव फील्ड हो चुका है, डिजिटलाइजेशन है और सबको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव चाहिए, चाहे उनका वो घर हो, चाहे उनका ऑफिस हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। तो क्रिएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आर्टिस्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए आज स्कूलों में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में सभी जगह आर्टिस्टों की डिमांड बढ़ गई और उस डिमांड को फाइन आर्ट फुलफिल करता है। बेटा, आपका क्या नाम है और आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो? मैम ये लो। बोलो। मैम मेरा नाम निशा है और मेरा बचपन से ही आर्ट में, ड्राइंग वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो इसलिए मैं इस कोर्स को कर रही हूँ। एंड इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आगे, मतलब जॉब वगैरह को लेके भी, एंड आगे क्या बोलते हैं, कैरियर भी काफ़ी अच्छा है इसमें। ये आप कौन सी पेंटिंग कर रहे हैं? मैम मैं वॉश पेंटिंग कर रही हूँ और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम की है। तो इसकी प्रोसेसिंग ये है कि इसको मतलब इसका पेपर आता है जो, उसमें हम मतलब इसको वॉश करते हैं बार बार और इसमें कलर्स करते हैं बहुत सारे। जितने बार हम इसको वॉश करते हैं उतने बार हमें इस पर कलर चढ़ाने पड़ते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा वॉश पेंटिंग का। थैंक यू। तो आपको इसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? मैम इसमें आगे जाके हमें सीखने को बहुत, अभी तो हमें कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे जाके हम जाएंगे तो हमें बहुत चीज़ें पता चलेगी कि पेंटिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वाटर कलर्स क्या होते हैं, कलर्स के बारे में पता चलेंगे और बहुत चीज़ें हमें इसके बारे में जानने को मिलेगी। क्योंकि मैम अभी मतलब हमने यहाँ के बहुत चीज़ें सीखी हुई है, तो आगे जाके अलग अलग टाइप्स की पेंटिंग सीखेंगे हम। थैंक यू। बेटा, आपको इस कॉलेज के बारे में कैसे पता लगा और यहाँ पर क्या एटमॉस्फेयर है? मुझे इस कॉलेज के बारे में थ्रू गूगल पता चला था, जिससे इसकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी और जब मैं यहाँ विज़िट किया तो काफ़ी अच्छा माहौल था और अभी भी अच्छा माहौल है। टीचर्स भी अच्छे हैं, नया बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और सब अच्छा है। तो क्या आप लोग दूसरे कितने कॉलेजेस में जाते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह फेस करते हैं? हाँ, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। टीचर्स हमको सपोर्ट करते हैं और नई नई जगह लेकर जाते हैं वर्कशॉप्स के लिए, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करवाते हैं। थैंक यू बेटा। आइए अब हम मिलते हैं BCA डिपार्टमेंट के HOD सर से। सर, हमें ये बताएं कि बच्चा BCA करने के बाद में उसे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और आप कॉलेज की तरफ से उन्हें कैसे कैसे जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं? BCA डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम डेटा एनालिस्ट के तौर पे भी काम करवा सकते हैं आगे जाके। एट द सेम टाइम हम ब्लॉगिंग भी करवा सकते हैं और हमारे यहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी काफ़ी नॉलेज दी जाती है, जिसके लिए उनके काफ़ी ज़्यादा आगे चांसेस बढ़ जाते हैं और बाकी तरह की कंप्यूटर की फील्ड्स में भी उनको नॉलेज के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा उनको प्रदान करते हैं नॉलेज। थैंक यू सर। ये हमारे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा की गई स्कल्पचर आर्ट है।
अब हम आपको ले आए हैं अप्लाइड आर्ट्स डिपार्टमेंट में। सर, हमें अप्लाइड आर्ट्स के बारे में कुछ बताएं और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। ओके मैम, सबसे पहले तो अप्लाइड आर्ट में हम ज़्यादा जो काम होता है वो डिज़ाइन से रिलेटेड काम होता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जैसे सेकेंड ईयर क्लास है, सेकेंड ईयर में मैनुअल काम में ज़्यादा काम करते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन होता है और इलस्ट्रेशन होता है, 2 डिपार्टमेंट अभी इसमें ज़्यादा काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन में आपको एक पोस्टर जितना जो सोशल कैंपेन जितने काम होते हैं, कमर्शियल एड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उस पर हम स्टार्टिंग में मैनुअल पे काम कराते हैं। जैसे ये है मूवी पोस्टर का काम है, और इलस्ट्रेशन में ये कंपोजिशन है। मूवी पोस्टर में और सोशल कैंपेन, सोशल जो पोस्टर होता है उसमें हम सोशल में क्या करते हैं कि एक अवेयरनेस जो होता है सोसाइटी में, उसको एक मैसेज जो देते हैं वो एक पोस्टर डिज़ाइन के थ्रू हम बनाते हैं, उसमें काम करते हैं। जैसे जो भी आप अवेयरनेस एक समाज में जो भी आप पहुंचाना चाहते हो, मैसेज पहुंचाना चाहते हो, उसे एक डिज़ाइन से रिलेटेड करके वो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसमें स्टोरी बोर्डिंग भी होता है जो इलस्ट्रेशन में काम करते हैं। स्टोरी बोर्डिंग क्या होता है, बेसिकली एक हम जब काम करते हैं या कोई एक टीवी ऐड बनाते हैं, टीवी ऐड बनाने से पहले हम पूरा एक प्रोसेस जो होता है बेसिक लेवल पे जो काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं या वो उसे मोशन ग्राफिक्स में जब काम करते हैं तो उससे पहले हम प्लान करते हैं मैनुअल में पहले हम थोड़ा सा लेआउट तैयार करते हैं, फ्रेम बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये यहाँ पे एक स्टोरी बोर्डिंग का काम है। इसमें हमने एक बर्थडे का एक बच्चे ने अपना काम किया है, उसका डेली लाइफ पे उसका रूटीन क्या था उस पर एक स्टोरी बनानी थी, तो उसने अपना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का पूरा एक स्टोरी फ्रेम में क्रिएट किया है कि वो आपको एक मोशन ग्राफिक्स में दिखा सकता है, जैसे एनिमेशन होता है बेसिकली वैसे ही काम होता है। और फ्यूचर स्कोप में होता है कि टीवी ऐड में जो भी हम देखते हैं, ऐड का प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं उसके बारे में सही गलत क्या है, वो उसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, उसको एक फ्रेम में ऐसे पहले पूरा प्लान करते हैं, उसके बाद उसे मोशन ग्राफिक्स में काम करते हैं, जो कि वो आगे VFX का ज़्यादा काम उसमें हो जाता है। और बहुत सारी सॉफ्टवेयर भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन इस सेकेंड ईयर में डिजिटल का काम उतना है नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में डिजिटल का काम उतना होता नहीं है। फोर्थ ईयर में आपको दिखेगा वो थोड़ा डिजिटल पे जाके सॉफ्टवेयर पे काम करने लगते हैं। थैंक यू सर। आप क्या कोर्स कर रहे हैं बेटा? BFA फाइन आर्ट का अप्लाइड साइड से कर रहे हैं। और आप? BSc एनिमेशन। तो BSc एनिमेशन करने के बाद में आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं? मैं फिल्म मेकिंग में काम करना चाहती हूँ, उसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह, और बस कंपनी साइड और हो सके तो गवर्नमेंट के लिए तैयारी उसमें अप्लाइड से। आपको मिनर्वा इंस्टीट्यूट में पढ़कर कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को, नई चीज़ें सीखने को मिलती है इधर, और टीचर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी सही है यहाँ। मतलब फीस वाइज देखा जाए या फिर कॉलेज का एनवायरनमेंट देखा जाए तो काफ़ी सही है। थैंक यू। मैम, नर्सिंग डिपार्टमेंट कहते हैं कैसे सोशल वर्क कर रहा है और कैसे ये हमारे कहते हैं सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट की तरह उभर कर आ रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि भोगना, मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ पे GNM नर्सिंग के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्या है आर्ट और कॉमर्स से आते हैं। आपको पता होगा पेंडेमिक के टाइम पे हमें नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। उस टाइम पे नर्सेज़ ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। नर्सिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि क्या हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड नर्सिंग के बारे में बताना चाहूँगी, वो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या है आप अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, वो लोग क्या हैं अपना हेल्थ सेक्टर में अपना बेस्ट जॉब कर सकते हैं। जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपको पता है कि इंडिया में जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है नर्स की बहुत ज़्यादा है। थैंक यू मैम। आइए अब हम मिलवाते हैं आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मैम से। तो मैम, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो मिनर्वा इंस्टीट्यूट रूरल एरियाज़ में किस तरीके से काम कर रहा है?
मिनर्वा इंस्टीट्यूट रूरल एरियाज़ में मेनली हमारे यहाँ पे PHC और CHC और सब सेंटर्स होते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स को उनकी पोस्टिंग करा के CHC के बारे में उनको अवेयर कराया जाता है। CHC हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और तीसरा होता है हमारा एक सब सेंटर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा फील्ड वर्क एरिया में काम करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे लोगों को अवेयर कराते हैं थ्रू हेल्थ एजुकेशन। मेनली इसमें जो भी वहाँ के लोग हैं उनको इस चीज़ के बारे में, डिजीज़ के बारे में वहाँ पे बताया जाता है कि कौन सी डिजीज़ फैल रही है और उसके प्रमोशन के लिए बताया जाता है, हेल्थ प्रमोशन का। तो क्या रूरल एरियाज़ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन और कितने चाइल्ड हेल्थ के बारे में, कितने वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाता है? हाँ जी, प्रेग्नेंट वुमेंस और इसमें हमारी जो एंटीनेटल, चाहे वो एंटीनेटल हो चाहे वो पोस्टनेटल हो। एंटीनेटल मतलब जो कंसीव किया है जिन्होंने, जो पोस्टनेटल जो होते हैं जो डिलीवर्ड बेबीज़, तो उनको हम मदर और दोनों बेबीज़ के लिए जो भी हमारी हेल्थ केयर है उनको प्रमोट करते हैं। मेनली जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, कैसे मेंटेन करना है, सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना है, ये सब हम उनको बताते हैं। और मेनली किट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर फैमिली प्लानिंग करनी है तो उसके लिए किट्स प्रोवाइड होती हैं, तो वो सब के बारे में हम अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद में क्या फ्यूचर है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है? जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको WHO, UNICEF, UNDP इन एरियाज़ में मेनली जॉब प्रोवाइड होती है। और अगर कम्युनिटी में जा रहे हैं तो वहाँ पे एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट में रहते हैं। थैंक यू मैम। तो आइए अब हम मिलते हैं GNM के कुछ स्टूडेंट्स से। तो आप ये बताइए कि मिनर्वा इंस्टीट्यूट में आपको पढ़कर कैसा लग रहा है और अभी तक आप यहाँ पढ़कर आपको क्या सीखा आपने और किस तरीके से आपने इस कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से अलग पाया? मैम अभी फर्स्ट ईयर है हमारा, हम GNM नर्सिंग के स्टूडेंट हैं एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉलेज पे आके। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, शांत एरिया है क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस में बहुत हल्ला गुल्ला रहता है। और हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं एंड हम लोगों की ड्यूटीज़ हॉस्पिटल पे भी लगती है। अरिहंत हॉस्पिटल पेरेंटियल हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज का एंड कम्युनिटी एरियाज़ में भी भेजा जाता है हमें ड्यूटीज़ के लिए। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाकी सारे कॉलेजेस से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू बच्चे।